हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में आप संस्कृत शिक्षण और व्याकरण पढ़ेंगे जो प्रैक्टिस सेट 17 के अंतर्गत है और ये सीटेट अगस्त 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के क्वेश्चंस ऐड हैं और इसमें थोड़े से व्याकरण के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं क्योंकि इसको मैंने सोचा कि इसको जल्दी से कवर कर दिया जाए। तो इसके बाद आपको जो भी व्याकरण के क्वेश्चंस मिलेंगे वो थोड़े बहुत ही मिलेंगे, बट वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि इसमें शिक्षण के भी क्वेश्चंस लास्ट में दिए हुए हैं मैंने थोड़े से। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा। आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहले व्याकरण के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है यूयम इति पदम कस्मिन पुरुषे अस्ति। यूयम इस पद में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, वृद्ध पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो वृद्ध पुरुष तो पहले ही कट हो जाएगा क्योंकि ये कोई पुरुष नहीं होता है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। तो देखिए प्रथम पुरुष में क्या आता है? सह, तौ, ते। और मध्यम में त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम में अहम, आवाम, वयम। देखिए ये जो यूयम है, त्वम, युवाम, यूयम, इसमें बड़ाऊ की मात्रा होगी। यूयम यही पूछ रहा है ना, यूयम क्या है? तो यूयम किस में आता है? मध्यम पुरुष में। ये प्रथम पुरुष हो गया, ये प्रथम पुरुष, ये उत्तम पुरुष और ये मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के प्रथम एक वचन में त्वम आएगा, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक, मध्यम पुरुष। अब शब्द रूप में कैसे होता है? शब्द रूप में यह त्वम, त्वम, युवाम, यूयम ऐसा ही चलता है। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। अब इसमें देखिए यूयम क्या है? यह जो है वो युष्मद, युष्मद का रूप है। शब्द रूप की बात कर रही हूँ। तो शब्द रूप में कैसे चलता है? उसमें भी ऐसे ही चलता है, त्वम, युवाम, यूयम। लेकिन जैसे ये मध्यम पुरुष में है ना, शब्द रूप में क्या होता है? ये शब्द रूप में ये प्रथमा बहुवचन में, ये प्रथमा चल रहा है। हाँ, प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में आता है ये। इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन में आएगा। राइट आंसर डी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थक पदम प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। गृहीत्वा का विपरीतार्थक शब्द लिखना है। विलोम, संहृत्य होगा, आदाय होगा, त्यक्त्वा होगा, दृष्ट्वा होगा। तो देखिए गृहीत्वा में, गृहीत्वा का अर्थ क्या होता है? पकड़कर या फिर ग्रहण करके, पकड़कर या फिर ग्रहण करके। इस त्यक्त्वा का अर्थ क्या होता है? छोड़कर। तो इसका जो विलोम हो जाएगा, पहले तो ये देख लीजिए, त्यक्त्वा होगा, सी नंबर राइट होगा। अब इसमें थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। संहृत्य क्या हो जाएगा? संहृत्य का अर्थ होता है संहार करना। जैसे गृहीत्वा है तो गृहीत्वा में क्या है? गृह प्लस अक्त्वा प्रत्यय है गृहीत्वा में। संहृत्य में क्या हो जाएगा? संहृत्य में सम उपसर्ग प्लस री धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। ठीक है। त्यक्त्वा में क्या होगा? इसका अर्थ होता है छोड़कर। अब इस तरह दृष्ट्वा, दृश्य धातु प्लस अक्त्वा प्रत्यय, त्यक्त्वा और दृष्ट्वा हो जाएगा। ठीक। संहृत्य का बता दिए, सम, री, ल्यप। गृहीत्व का भी हो गया। आदाय क्या होता है? आदाय का अर्थ हो जाएगा लेकर। तो इसमें आ उपसर्ग,
दा धातु ल्यप प्रत्यय, इसमें भी ल्यप प्रत्यय होगा। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, आवाहनम कृत्वा इत्यर्थे कः शब्द अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्ता। आवाहनम मतलब आवाहन करना, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, श्लोक सुना होगा आपने, ये मंत्र है। जब देवी देवताओं को बुलाने के लिए क्या किया जाता है, आवाहन किया जाता है, आवाहन करके। तो ये अज्ञापयत, अज्ञापयत मतलब क्या होता है, आदेश देना होता है, ठीक। आदिशत मतलब भी यही होता है, अधावत मतलब दौड़ना होता है, आहूय, आहूय मतलब आवाहनम, मतलब इसका अर्थ भी क्या होता है, बुलाया हुआ, बुलाया हुआ, आहूय। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर देखिए, अधोलिखितेषु पदेषु तुमुन प्रत्यांत पदम चिन्हु। तो इसमें तुमुन प्रत्यय देखना है। अब इसमें देखेंगे लिखित्वा, लिख प्लस अक्त्वा प्रत्यय, ठीक। इसी तरह भोक्त्वा और पीत्वा भी हो जाएगा, लेकिन भंगतुम जो है, भंकुम जो है, इसमें क्या है, तुमुन प्रत्यय है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 5th नंबर देखिए, अधोलिखितेषु पदेषु अक्त्वा प्रत्यांत पदम चिनुत। अक्त्वा प्रत्यय, इसमें देखिए सबसे पहला नंबर ही दा धातु प्लस अक्त्वा प्रत्यय, ठीक। अनुशासन आदाय मतलब अभी बताया था, लेकर द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। आदाय का भी बता दिया था, आ प्लस दा प्लस ल्यप प्रत्यय आ जाएगा। अनुशासनम और द्रष्टुम में देखना, इसमें तुमुन हो जाएगा। वहाँ पर क्या पढ़ा था, दृष्टवा पढ़ा था, तो उसमें अक्त्वा हो गया था, इसमें द्रष्टुम है तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर, पुत्रेभ्य इति पदेनुच्छेदानुसारण का विभक्ति। पुत्रेभ्य में क्या है, पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, सेकंड नंबर चतुर्थी होगा। थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो पाए एग्ज़ाम तक में, ठीक है। आप फटाफट जो है चीज़ों को देखकर उसको अच्छे से समझ लीजिए। अब इसमें देखिए पुत्रेभ्यः, ये इसका रूप क्या चलता है, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः, ठीक। प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये क्या है, शब्द रूप हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा, जब आप चतुर्थी में देखेंगे तो पुत्राय, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः, ठीक। पुत्राय प्रथमा, द्वितीय और ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुत्रेभ्यः बहुवचन में, पुत्राभ्याम द्विवचन और पुत्राय क्या है, एक वचन, और चतुर्थी का रूप है। तो इसमें पुत्रेभ्यः पूछा है ना, पुत्रेभ्यः किस में आ जाएगा, बहुवचन में आएगा, मतलब चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या है, पुत्रेभ्यः है। अब ये देख लीजिए कि पुत्रेभ्यः क्या है, पुत्र जो है, देखिए इसमें त्र में आ आया ना, तो ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग, ठीक। अकारांत पुल्लिंग है, चतुर्थी बहुवचन में पुत्रेभ्यः आएगा। इसके बाद देखिए दरिद्रेभ्यः, दरिद्रेभ्यः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, दरिद्रेभ्यः में कौन सी विभक्ति है, तो इसका भी देख लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले बी नंबर हो जाएगा। सप्तमी, प्रथमा और द्वितीय नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो दरिद्र शब्द है ये क्या है, पहले तो दरिद्र शब्द देख लीजिए, ये पुल्लिंग है, ठीक, पुल्लिंग है ये। और ये चतुर्थी और पंचमी, ये दोनों में कुछ सेम सेम होते हैं चीज़ें। जैसे देखिए चतुर्थी में क्या होता है, दरिद्राय, दरिद्राभ्याम, भ्याम, और इसका क्या हो जाएगा, दरिद्रेभ्यः,
अब देखिए पंचमी में क्या होगा। पंचमी में ऊपर देख लेती हूँ, दरिद्रात दरिद्राभ्याम दरिद्रेभ्य। ठीक, सेम। तो ये जो दरिद्रेभ्य ये पंचमी में हो जाएगा, दरिद्रेभ्य और ये जो दरिद्रेभ्य है ये दोनों सेम हो गए ना। तो ये क्या, चतुर्थी और पंचमी में सेम आएगा। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे चतुर्थी दिया है, दोनों साथ नहीं आ सकता है, इसलिए एक ही देंगे एग्ज़ाम में आपको, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो कभी चतुर्थी दे दिया है, कभी पंचमी दे देंगे, इस तरह हो सकता है। तो इसमें जो है वो चतुर्थी विभक्ति किस में आएगा, दरिद्रेभ्य, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक, इसके बाद देखिए 8 नंबर, सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्दः प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। सायंकाले मतलब क्या हो गया, शाम के समय, संध्या बेला। इसका विलोम क्या होगा, प्रभाते होगा, रात्रि काले, मध्याह्न काले, अपराह्न काले। सबसे पहले तो अगर आपको विलोम आता है, फिर समानार्थी आता है, तो उसका एक कुछ चिन्ह आप रख लीजिए। विलोम मतलब उल्टा, तो आप क्रॉस करके भी लिख सकते हो। तो कैसे आप उसको दिमाग में अपने रख लिया करिए, एग्ज़ाम में जल्दी में कुछ गड़बड़ मत किया करिए, वरना 1 नंबर आपके कट जाते हैं। तो इस तरह जो है सायंकाले मतलब शाम का समय, तो शाम का समय का क्या हो जाएगा, प्रभाते ही हो जाएगा ना। प्रभाते मतलब क्या होता है, सुबह का समय। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द प्रभाते हो जाएगा। रात्रिकाले रात का समय, मध्याह्न मतलब दोपहर हो जाएगा, और अपराह्न काले मतलब सायंकाल। ठीक, सायंकाल हो जाएगा, शाम के समय, शाम लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर। इसके बाद देखिए 9, प्रवेशम कुर्वन् इति पदस्य कृते किम पदम प्रयुक्ता। तो इसमें क्या है, अशिक्षयन, शिक्षा दी, अपश्यन देखा, अदिशन आदेश दिया, और अप्रविशन मतलब प्रवेश किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवेश कुर्वन् का डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। इसके बाद देखिए सुप्ता इति पदे कः प्रत्यय प्रयुक्ता। सुप्ता में कौन सा प्रत्यय है, तो सुप्ता में हो जाएगा सुप प्लस अक्त, क की इत संज्ञा से होकर लोप हो जाएगा और लास्ट में ता बचेगा। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, सुप्ता। इसमें राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, सुप धातु है, अक्त प्रत्यय है, धातु में प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, सुप्ता बना। का लोप हो जाएगा, का की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, त बचेगा। 11 नंबर देखिए, समीपे इति पद समानार्थक शब्द प्रयुक्त। समीपे का समानार्थक क्या हो जाएगा, पार्श्वे, अस्मिन् ग्रामे, दूर, अति दूरे। तो पार्श्वे मतलब क्या होता है, पास, नज़दीक, समीप, पास, अस्मिन् ग्रामे इस ग्राम में, फिर दूरे दूर, अति दूरे बहुत दूर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्वे। ठीक, इसके बाद देखिए 12 नंबर, विद्वांसः इत्यस्य रूपस्य किम प्रातिपदिकम। तो इसमें ऐसा पूछ रहा है कि विद्वांस जो शब्द है, ये जो रूप है क्या प्रतिपादित करता है। विद्वांस, विद्वांसः, इसका मूल रूप क्या है, तो इसका प्रातिपदिक मतलब मूल शब्द जो है वो हो जाएगा विद्वश। ठीक, ये विद्वश शब्द से बना है, सकारांत है, ये सकारांत पुल्लिंग,
ठीक, विद्वस हो जाएगा पहली बात। और विद्वस का अर्थ क्या होता है? विद्वान। ठीक, अब देखिए इसमें रूप कैसे चलेगा इसका। इसका रूप चलेगा विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसो, विद्वांसः। ठीक, तो ये एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विद्वांसः कहाँ है? बहुवचन में है, तो ये रहा विद्वांसः। तो विद्वांसः किस में आ जाएगा? विद्वस इसका प्रातिपदिक रूप है और ये बहुवचन में आ जाएगा। प्रथमा बहुवचन। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन। रात्रावपि इत्यत्र कः संधि वर्तते? संधि विच्छेद इसका पहले देखिए। रात्रौ प्लस अपि, तो क्या हो जाएगा? रात्रावपि। कैसे हुआ ये? अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचो अयवा यावाह। ठीक, एच के स्थान पर क्रमशः आय आव आदेश हो जाता है अगर बाद में कोई असमान स्वर है। यहाँ पर देखिए क्या है? औ है ना, औ के बाद क्या आया? आ आया, तो ये असमान हो गया ना। ये औ है, ये आ है, तो ये स्वर दोनों क्या हैं? अलग अलग स्वर हैं। औ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए ओ आय औ का आय औ आय आओ हो जाता है। एक का आय हो जाएगा, एक का आय, ओ का आओ, आओ का आओ, इसी तरह आप समझ लीजिए। आय का आय, आओ का आओ हो जाएगा। तो यहाँ पर आओ है, तो आओ का क्या हुआ? आओ हुआ ना। रात्र, रात्र, आओ का क्या हुआ? आओ, त्रा। ठीक, बड़ा आया इसमें वपी, आओ। ठीक, बड़ा आ प्लस वा, आओ आया ना, रात्रा आवपी। इसी तरह देखिए यण देख लीजिए, इसका सूत्र क्या होता है? इको यणाची। इक के स्थान पर कोई, इक के बाद कोई असमान स्वर आए तो इक के यू रिलरी के स्थान पर यावा रा हो जाता है। जैसे देखिए अति प्लस उत्तम, इसका क्या हो जाएगा? अति उत्तम। कैसे हुआ? इक के स्थान पे यण हो जाएगा। इक का मतलब ई उ रील री स्वर। ठीक, और यण यारा लावा। तो यहाँ पर ई था ना, तो ई का क्या हुआ? या। ऊ का वा हो जाता है, ई उ री का रा, री का ला हो जाता है। और इसमें देखिए आप यण संधि का एक ट्रिक देख लीजिए। इसमें ज़्यादातर जो है शब्द में आधाता या फिर आधे शब्द आते हैं। ठीक, तो ये आपका ट्रिक हो गया। इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर अयादि हो जाएगा। दीर्घ संधि जानते ही हैं, अका सवर्ण दीर्घ, अक के बाद अका है तो सवर्ण दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिए दैत्य प्लस अरिही, इसका क्या हो जाएगा? दैत्यारिही। आ था यहाँ, ये आ हुआ, दोनों मिलकर क्या हो गए? बड़ा हो गया, दैत्यारिही। इसके बाद देखिए सूत्र क्या होता है? आकाशवाणी दीर्घ। इसके बाद देखिए गुण, तो क्या होगा? आद गुणा। आया आ वर्ण से परे ई उ रील री वर्णों में से कोई वर्ण होने पर पूर्व पर वर्गों के स्थान पर एकादेश हो जाएगा। जैसे देखिए उप प्लस इंद्र, तो इसका क्या हो जाएगा? उपेंद्र। ज़्यादा डीप ना जाते हुए इसको यहीं पर विराम देते हैं। अब हम आगे चलते हैं।
देखिए 14 नंबर, अभिहितम इत्यस्मिन् पदे को धातु कश्च प्रत्यय, इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। सबसे पहले देखिए अभिहितम में है क्या, अभी उपसर्ग आ गया, ठीक, अभी उपसर्ग हो गया, प्लस अभिहितम ही धातु प्लस अक्त प्रत्यय, ठीक, अभिहितम। तो समझ में आया, अभी प्लस ही प्लस अक्त, तो इससे क्या हो जाएगा, अभिहितम हो जाएगा। अभिहित है क्या, अभिहित है, इसमें जो है, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट। देखिए 14 क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो नेक्स्ट इसमें मैं आपको करवा दूंगी ये, ठीक है। तो इसके बाद हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिएगा, इसमें कुछ गड़बड़ी है, बाद में मैं इसको आपको करवा दूंगी। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखिए, जल सनाथम सरह, जल सनाथम सरह, इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है। तो देखिए द्वंद्व क्या होता है, च अर्थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं, जैसे धर्मार्थो, धर्मार्थों में क्या आ जाएगा, धर्मः च अर्थः च, दोनों अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक, धर्म और अर्थ, चार्थे द्वंद्व है, द्वंद्व हो गया ये। इसके बाद देखिए तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद में, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जैसे देखो शरणागतः, इसका क्या हो जाएगा, शरणम आगतः, मतलब शरण में आया हुआ, ठीक, तो शरण में आया हुआ उत्तर पद प्रधान होता है इसमें तत्पुरुष में। उसके बाद देखिए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि जो होता है, बहुव्रीहि समास, ये इसमें क्या होता है, सभी पद मिलकर किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, उसको बहुव्रीहि बोलते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है, इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य, ठीक है, उत्तर पद क्या हो गया, विशेष्य हो गया। उसके बाद देखिए कर्मधारय भी बता दिया, तो यहाँ पर जल सनाथम, तो जल सनाथम इसका विच्छेद क्या होगा, समास विग्रह, समास में विग्रह होता है, संधि में विच्छेद होता है, जलम सनाथ, जलम सनाथ, अर्थ क्या होगा, जल है जिसका स्वामी, जिसका स्वामी जल है उसको जल सनाथ स्वामी, ठीक, तो इसका देखिए जल सनाथ का ये समास विग्रह हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुव्रीहि समास है। इसी तरह बहुव्रीहि का एक और उदाहरण देखिए, दशान, दशानि, आननानि, यश्च सह, ठीक, ऐसे भी होते हैं, इसका समास विग्रह ऐसा भी होता है बहुव्रीहि का। तो दशानी आननानि, जिसके 10 आनन सर हैं उसको क्या कहते हैं, दशानन, मतलब रावण, ये रावण की बात की गई है। इसमें राइट आंसर जो है जल सनाथ में बहुव्रीहि हो जाएगा। इसके बाद 16 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखितेषु सांप्रतम शब्दस्य को अर्थः, निम्नलिखितेषु सांप्रतम शब्दस्य, सांप्रतम शब्द का अर्थ क्या है, निश्चय करना, अवश्यमेव,
निशंकाम बिना शंका के, अवश्य में मतलब जरूरी ही, अधुना, अधुना मतलब अब। तो सांप्रतम का अर्थ क्या होता है? अधुना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर। इसके बाद देखिए 17, गच्छता इत्यस्य निर्वचनम किमस्ति। अब देखिए गच्छता के बारे में देख लीजिए। गच्छता क्या है? गम धातु है। कहाँ कहाँ गम है? यहाँ यहाँ यहाँ। प्रत्यय कौन सा है? क्षत्रि प्रत्यय। तो इस तरह टाप प्रत्यय गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बचे? ये और ये, फर्स्ट और लास्ट। अब इसके बाद क्या है इसमें? प्रथमा। प्रथमा यहाँ दिया हुआ है 4th नंबर, और ये बहुवचन है। ठीक, तो गच्छता में गम धातु, क्षत्रि प्रत्यय, प्रथमा बहुवचन है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे देखिए पठ में जब क्षत्रि प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? पठन होगा। ठीक, और पठंती भी होगा। ये पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और ये पठत नपुंसक लिंग में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखिए। मत्स्यादनं प्रति इत्यस्मिन् अर्थे निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः कर्तुं शक्यते? मत्स्यानदम, इसका अर्थ क्या होगा? मत्स्यानदम प्रति का मत्स्य हिंसाम होगा, मत्स्य ग्रहणम, मत्स्य भक्षणम, मत्स्य विक्रयम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य भक्षणम, 3rd नंबर। अर्थ क्या हो जाएगा इसका? मछली का भोजन करना, मतलब मछली खाना। मत्स्यानदम प्रति। इसके बाद देखिए 19 नंबर, भित्वा पदम कस्मात धातु निर्मित। किससे बना है भित्वा? तो भित्वा किससे बना है? भिद प्लस अक्त्वा प्रत्यय। अर्थ क्या होता है? कर या करके। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2nd नंबर, भिद। भिद प्लस अक्त्वा प्रत्यय। इसके बाद देखिए 20, अभिषिंचन इत्यस्मिन् पदे कः कृतः कृत प्रत्यय। अभिषिंचन, इसमें कौन सा प्रत्यय? क्षत्रि है, शानच है, अक्तवतु है, अक्त प्रत्यय है। तो अभिषिंचन में क्या हो जाएगा? अभिषिंचन में शानच प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय हो जाएगा। अभिषिंचन, इसमें क्या हो जाएगा? क्षत्रि प्रत्यय हो जाएगा। क्षत्रि का अत शेष बच जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या है? अन। तो यहाँ पर अन जो है वो शेष बच जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1st नंबर, अभिषिंचन। ठीक, अभिषिंचन में। और देखिए शानच, शानच में अधीयमानः, अधीयमानः, ये शानच प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। और अक्त और अक्तवत में क्या होता है? अक्त में त और अक्तवत में तवत शेष बच जाता है। जैसे अग्ध, वान, जगधः, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए 21, अनावृष्टि इत्यस्मिन् पदे कः समासः। अनावृष्टि में कौन सा समास है? इसका विग्रह क्या करेंगे? मतलब समास, हाँ, समास विग्रह कैसे होगा इसका? न वृष्टि। एग्जाम में आएगा तो आपको ट्रिक फॉलो करनी है। इति अनावृष्टि। देखिए इसमें न का प्रयोग हुआ है ना, न वृष्टि इति अनावृष्टि। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? नए तत्पुरुष हो जाएगा। बहुब्रीहि और कर्मधारय के बारे में मैंने आपको बता दिया है बच्चा। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। अव्यय क्या होता है? पहला पद अव्यय मीन्स जिसका किसी तरह से भी परिवर्तन ना किया जाए, लिंग पुरुष आदि से तरह से किसी भी तरह से परिवर्तन ना किया जाए, उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। नाव्ययम इति अव्ययम। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं।
उपकृष्णम। उपकृष्णम विग्रह क्या होगा? कृष्णस्य समीपम। पूर्व प्रधान व्यय भाव, इसमें क्या होता है? पूर्व प्रधान होता है। देखिए यहाँ पर उप लगा है ना, तो उप क्या है? अव्यय पद है ये, ठीक। इसलिए राइट, इसमें जो है अनावृष्टि में क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर नैतरस पुरुष। इसके बाद देखिए 22, कुर्यात इत्यस्मिन् पदे कः लकार। कुर्यात में कौन सा लकार है? क्री धातु, सबसे पहले तो ये क्री धातु से बना है, ठीक। क्री धातु लगा हुआ है इसमें। और ये लकार कौन सा है? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, हाँ, विधिलिंग लकार हो गया। रूप कैसे चलता है? कुर्यात, कुर्यातम, कुर्याताम, कुर्यु, ठीक। ये रूप जो है प्रथमा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का है ये। तो इसमें पहले ही देखिए क्या आया है? कुर्यात आया है। तो कुर्यात प्रथमा एक वचन का रूप है। इसमें लकार पूछा है, तो इसमें लकार के कौन सा हो जाएगा? विधिलिंग लकार, फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 23, गृहीत, गृहीतल गुणा इत्यत्र कः समासः विद्यते। गृहीतल गुणा में कौन सा समास है? इसमें है बहुव्रीहि समास, ठीक। इसके बाद देखिए 24 नंबर। अब आ जाते हैं थोड़ा शिक्षण की तरफ। सामान्य रूपेण भाषा शिक्षकः स्वकक्षायाः परिस्थितिं विशेषं प्रस्तूय किंचित् प्रश्नान् अवस्थाप्य अनुभवान् कथपूर्वकम् आरभ्यते एतत् कथ्यते। मतलब सामान्य रूप से भाषा शिक्षक स्वकक्षाया, भाषा शिक्षक अपनी कक्षा की परिस्थिति विशेष को प्रस्तुत करके कश्चित प्रश्नान, कुछ प्रश्नों को अवस्थापित करके अनुभवान कथन पूर्वक, अनुभवों को कथन पूर्वक आरंभ करता है, ठीक। अपने अनुभव को बताता है। एतत् कथ्यते, यह क्या कहा जाता है? पूर्व पठन कहा जाता है, पठन कार्य कहा जाता है, वर्तमान कार्य कहा जाता है, या फिर प्रश्नोत्तर, पठनोत्तर कार्य कहा जाता है। पठन कार्य क्या होता है? पठन कार्य वो होता है जो बच्चा सस्वर वाचन करके करता है। बच्चा पढ़ता है पाठ को और पाठ योजना का सोपान करता है। वर्तमान पठन क्या होता है? वर्तमान समय में हम जो कर रहे हैं, ठीक, जिस चीज़ को कर रहे हैं वो वर्तमान कार्य हो गया। पठनोत्तर कार्य क्या हो जाता है? पाठ योजना का ये एक हिस्सा है। ये एक पाठ योजना का अंग हो सकता है, जहाँ जो टीचर होता है वो पाठ को पढ़ाने के बाद पाठ को सारांश के रूप में तो संक्षिप्त रूप से बताता है, ठीक। उसके बाद छात्रों से प्रश्न भी पूछता है। पठनोत्तर कार्य हो गया। अब इसमें देखिए सामान्य रूप से भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में परिस्थिति विशेष को प्रस्तुत करता है। उसके बाद जो है अनुभवों को वो क्या करता है? कथन पूर्वक आरंभ करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व पठन कार्य। इसमें क्या होता है? छात्रों के पूर्व ज्ञान के जानने हेतु कुछ प्रश्न किए जाते हैं कि छात्र को क्या क्या आता है, उसने पहले से क्या क्या अर्जित करके रखा है, उसके ज्ञान की जांच की जाती है, ठीक। तो इसी को पूर्व पठन कार्य कहते हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 25, प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्यस्य मूल्यांकनाय अधस्तनेषु किम उपयुक्ततम। इसमें सबसे देखिए पहले तो उपयुक्ततम पूछा है, एक से अधिक आंसर भी राइट हो सकते हैं सबसे, लेकिन उपयुक्तम बेस्ट जो है उसको देना है। प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है? वर्णमाला का ज्ञान होना, विराम आदि चिन्ह का ज्ञान होना, पठन अवबोधन पाठ का ज्ञान होना,
पठन धारा प्रवाहिता, पढ़ने में धारा प्रवाहिता होना। तो देखिए इसमें क्या है, प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य के मूल्यांकन के लिए पाठ को समझना जरूरी है। पाठ को क्या करेंगे आप, वर्णमाला का ज्ञान करेंगे? नहीं। विराम आदि चिन्ह का? नहीं। पठन धारा प्रवाहिता का? नहीं। राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य के मूल्यांकन के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो पाठ को समझे। ठीक, इससे क्या होगा, उसका आकलन किया जा सकता है। पाठ को पढ़ते हुए छात्र ने उसका अर्थ ग्रहण किया कि नहीं, यह जाना जा सकता है कि उसने कितना सीखा। और पढ़ने में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, वो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो कितना जो लिखित चीज़ें हैं उसको कितना समझ पा रहा है, उनके भाव विचार को कितना समझ पा रहा है, और उसमें पढ़ने के बाद समझने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए ये राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 26 संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणस्य प्रधानम अवधानम भवेत्। मतलब संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थिभ्यः मूल भाषाविद भाषाकरणार्थम उत्साहवर्धनम। मतलब विद्यार्थियों के मूल भाषाविद भाषण करने के लिए उत्साहवर्धन की खूब भाषण दो, ऐसा करना चाहिए। फिर लक्ष्य भाषा या संरचना प्रति अवधानम, लक्ष्य भाषा की संरचना के प्रति ध्यान रखना चाहिए। ये फिर विद्यार्थिभ्यः संप्रेषणम सामर्थ्यम प्रदानम, विद्यार्थियों को संप्रेषण सामर्थ्य प्रदान करनी चाहिए। ये फिर अभ्यास बलेन उच्चारणम प्रति अवधानम, अभ्यास के बल पर उच्चारण के प्रति ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यास कर कर खूब उच्चारण करो। इसका जो राइट आंसर संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। इसमें क्या होता है कि संप्रेषणात्मक विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है, संप्रेषण करके बच्चा जो होता है वो सामर्थ्य बनता है हर चीज़ में, भाषा को उपयोग करेगा, विचारों का आदान प्रदान करेगा। ठीक, इससे क्या होगा, उसका जो संप्रेषणात्मक कौशल है उसमें वृद्धि होगी। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर की संप्रेषणात्मक। देखिए यहाँ पे संप्रेषण दिया है, कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ढूंढना सीखिए। विद्यार्थियों को भाषा शिक्षण में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में छात्रों को सरल भाषा अधिगम कराने में अनेक विधियों का निर्माण किया गया है। इसमें जो संप्रेषणात्मक विधि है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, कहा जा सकता है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए संप्रेषण का सामर्थ्य प्रदान करना, इसे ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को जो है, विद्यार्थियों को संप्रेषण का सामर्थ्य उनमें आ जाए, वो बातचीत कर पाएँ, अपने बात का आदान प्रदान कर पाएँ, उनमें जिज्ञासा हो। जिज्ञासा उठेगी तो वो चीज़ों को ढूंढना सीखेंगे। ठीक, और इससे क्या होगा, सम्यक रूप से वो सीख पाएंगे। या पद्धति भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारिता। कौन सी पद्धति ऐसी है कौन सी पद्धति है जो भाषा संयोजन में शारीरिक क्रियाओं पर आधारित होती है? कृत का आधारित भाषा शिक्षण, मतलब बालकों द्वारा किसी क्रिया को करके भाषा को सीखना। संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया करके। सहयोगात्मक, मतलब कक्षा में क्या किया गया है, समूह में कोई कार्य दिया गया है, उस कार्य को पूरा करना। संवादात्मक, संवाद करना। नाटक शिक्षण में किया गया, जो अभिनय किया जाता है उसमें। ठीक, किसी पात्र को, कोई पात्र बनकर संवाद करना, ये होता है। तो ऐसी पद्धति भाषा संयोजन में शारीरिक क्रियाओं पर आधारित जो पद्धति है वो क्या है, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्यों? अब संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कैसी होती है, इसमें जो है बच्चा जो है वो खेल खेल में सीखता है। तो जब खेलेगा, खेल खेल की विधि करेगा तो वो अपनी शरीर की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को करेगा। ठीक,
वो पूरे शरीर की प्रतिक्रिया को इंक्लूड करके चीज़ों को सीखेगा। इससे क्या होगा, रुचि बढ़ेगी। छात्र जो है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ज़्यादा करेगा और जब वो करके सीखेगा तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर। इसके बाद देखिए 28 आधारभूताय साक्षरतायाः आंकिक योग्यतायाः पूर्वाश्च आवश्यकताः। आधारभूत साक्षरता की आंकिक योग्यता के पूर्व आवश्यकताएं: श्रवणम भाषणम अंकगणितम, श्रवण भाषण अंगणित, पठन लेखनम आधारभूत अंककार्यम, पठन लेखन या फिर आधारभूत अंककार्य, लेखनम पठनम पर्यावरणीय ज्ञान, पठनम लेखनम अंक क्रीड़ा। देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, श्रवणम संभाषणम अंकगणितम, मतलब यहाँ पर अंकगणित का ज्ञान आधारभूत अंक कार्य के बिना संभव नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कि जो अंक गणित का कार्य जो है वो अंक कार्य के बिना संभव नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, पठनम लेखनम आधारभूतम अंक कार्यम। तो इस दूसरा कह रहे हैं कि पठन लेखन ये जो है आधारभूत अंक कार्य हैं। थर्ड कह रहा है कि जो पर्यावरणीय अध्ययन हेतु उपयुक्त है कि वहाँ भी पहले श्रवण और संभाषण आवश्यक है, मतलब पर्यावरण के लिए पहले लेखन और पठन आवश्यक है। और फोर्थ नंबर क्या कह रहे हैं कि पठनम लेखनम अंक क्रीड़ा च, पठन और जो लेखन है वो एक अंक क्रीड़ा है, अंकों के साथ खेलना है। तो इसमें देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कि आधारभूत साक्षरता आंकिक योग्यता से पहले की आवश्यकता है कि पठन लेखन आधारभूत अंक कार्य के विषय में जानना है। आंकिक योग्यता से क्या होता है, आंकिक योग्यता से पहले की आवश्यकता क्या है कि बच्चा पहले पढ़ेगा, पढ़ने के बाद लिखेगा, लिखने के बाद वो आधारभूत अंक कार्य के विषय में जानेगा। ठीक, अंक गणित को जानेगा। भाषा कौशल में पहले क्या करता है बच्चा, श्रवण करता है, फिर वाचन करता है, थर्ड नंबर पे पठन करता है, फिर लेखन करता है। तो इसी क्रम में जो आंकिक योग्यता है, अंकों का ज्ञान है, इसके पूर्व क्या करेगा, क्या करना चाहिए, पठन लेखन और आधारभूत अंक कार्य के विषय में जानना आवश्यक है। सेकेंड नंबर राइट। इसके बाद 29 क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षणाय यत् कानिचन कार्याणि छात्रेभ्यः प्रदेयानि तेषाम् अधोलिखितेषु किम उपयुक्तम। मतलब व्याकरण शिक्षण के लिए जो कुछ कार्य छात्रों को प्रदान किए गए हैं उन निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त, उनमें से क्या उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त, उपयुक्ततम। अर्थपूर्ण भवितव्य मतलब अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति। ठीक, भवितव्य मतलब कोई किसी भी चीज़ को जानना, कार्य का अर्थपूर्ण होना। अर्थपूर्ण भवितव्य मतलब होना, कार्य का अर्थपूर्ण होना। सेकंड नंबर अति ज्ञान वर्धकम भवितव्य मतलब अत्यधिक ज्ञानवर्धक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। सोद्देश्यम भवितव्यम उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। समाज कार्य से अभावा भवितव्यम समाज प्रकार का अभाव होना चाहिए। ये तो बिल्कुल खराब है, गलत है। सोद्देश्य होना चाहिए, हो सकता है उद्देश्य सहित भी हो सकता है व्याकरण शिक्षा, अति ज्ञानवर्धक भी हो सकता है। अर्थपूर्ण भवितव्यम, लेकिन इसमें जो सबसे उपयुक्ततम मतलब कह रहा है, पूछ रहा है ना कि इसमें कौन सा उपयुक्ततम है, तो जो सबसे उपयुक्ततम है वो हो जाएगा कि व्याकरण शिक्षण के लिए छात्रों को प्रदान किए गए कार्य में उस कार्य का अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। ठीक, इसके अंतर्गत भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक तत्व का नियमानुसार प्रयोग होना चाहिए। व्याकरण शिक्षण में नियम ज़रूरी हैं, कितनी बार बताया है।
भाषा के स्वरूप को बताता है ये, ठीक। और मनुष्य व्यक्ति जो अपनी अभिव्यक्ति करता है वो अर्थपूर्ण तो होता ही है, लेकिन श्रोता तक जब चीज़ें पहुंचती है तो वो सकारात्मक, मतलब जो सामने वाला है, अगर आप व्याकरण का प्रयोग करके टूटी फूटी भाषा में नहीं शुद्ध रूप से बोलोगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा। और आपको जो है अर्थ ज्ञान, व्याकरण शिक्षण से क्या होता है, भाषा का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है, ठीक, जो भाषा को सीखने में सहायता करती है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधि किम न करोति। सबसे पहले तो ये जानिए कि व्याकरण अनुवाद विधि क्या है। इसको क्या कहते हैं, इसको व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किम न करोति, कौन सी नहीं करती है। तो मातृभाषा शिक्षण उत्साहवर्धन करना, व्याकरणाय महत्व प्रदानम, मतलब व्याकरण का महत्व प्रदान करना, छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम, छात्रों में संवाद कौशल को बढ़ाना, छात्राणाम धारा प्रवाहेण भाषा प्रयोगे सामर्थ्य करणम। छात्रों में धारा प्रवाह, भाषा मतलब जब छात्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें धारा प्रवाह होनी चाहिए, इस तरह का सामर्थ्य उनको प्रदान करना। तो देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है ये क्या होती है, छात्रों का संवाद वर्धन कौशल जो है वो संवाद, मतलब छात्रों का संवाद कौशल वर्धन नहीं करती है। छात्रों का संवाद कौशल वर्धन व्याकरण अनुवाद विधि नहीं करती है। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, ये इसको भंडारकर विधि कहते हैं। छात्रों के संवाद कौशल का जो विकास करता है वो क्या है, वाद विवाद परिचर्चा संप्रेषण। संवाद कैसे जो है उसका विकास होगा संवाद का बच्चे के, जब बच्चा वाद विवाद करेगा ना, किसी नाटक में अभिनय करेगा, इससे भी उसका संप्रेषण संवाद कौशल विकास होगा। तो इस विधि को भंडारकर विधि कहते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, अनुवाद में दो भाषाओं की आवश्यकता होती है, एक को स्रोत भाषा कहते हैं और दूसरी को लक्ष्य भाषा कहते हैं। पाठ का अनुवाद किया जाता है, जिस भाषा का शिक्षण करना होता है उस भाषा से विद्यार्थी की मातृभाषा एवं विद्यार्थी की मातृभाषा से जिस भाषा का शिक्षण किया जा रहा है उस भाषा में अनुवाद किया जाता है। हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, मातृभाषा से वो किसी दूसरी भाषा को सीख रहा है ना, इसी तरह जैसे हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट, इसको भी आप मान सकते हो। ये अनुवाद विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्याकरण ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट, साहित्य को पढ़ने और अनुवाद करने में सक्षम बनता है बच्चा, सामान्य बौद्धिक विकास होता है और सबसे बड़ी बात तो शब्दकोश में वृद्धि होती है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो व्याकरण अनुवाद विधि है ये छात्रों का संवाद कौशल वर्धन नहीं करती है, ठीक। बाकी मातृभाषा शिक्षण में उत्साहवर्धन बिल्कुल करती है, ये सही है। व्याकरण का महत्व प्रदान बिल्कुल करती है। छात्रों में धारा प्रवाह, मतलब छात्राणाम धारा प्रवाहेण भाषा प्रयोगम, भाषा का प्रयोग करके धारा प्रवाह में सामर्थ्य बनाती है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर, क्योंकि थर्ड निगेटिव है और ये इसमें निगेटिव ही पूछा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कुछ नए शिक्षण के क्वेश्चंस और थोड़े बहुत व्याकरण लेके आएंगे। इस बार शिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो लेके आएंगे और आपको एग्ज़ाम तक जितना भी कुछ पढ़ा है आप उसी को रिवाइज़ कर लेना, बहुत कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।